अगर दोनों के बीच में जो अगर चिपकता है वो एक दूसरे से, उसमें कौन सा बल काम करेगा? आसंजक बल। दो अलग अलग वस्तु है और दो सेम अगर वस्तु है, समान है, तो उसमें अगर वो चिपकने का काम करेगा तो वो क्या होगा? ससंजक बल होगा, ससंजक बल। जैसे इसलिए कभी कभी हम लोग जो कॉपी पे लिखते हैं पेन से, तो उसका इंक जो पेज पे है वो क्यों चिपक जाता है? आसंजक बल के कारण। बोर्ड पे जो लिखते हैं उसे आसंजक बल के कारण चिपक जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बोलिएगा, बताइए कौन सा बल के कारण किसी द्रव की बूंद जो है, बूंद संपर्क में आते ही मिल जाती है और एक ही बड़ा सा बूंद बना लेती है? ससंजक बल। क्योंकि देखिए उसमें दोनों पानी का ही, जैसे आप छोटा सा एक बूंद पानी का गिरा होगा, उसको हल्का सा टच करवा दीजिए तो वो बड़ा सा बूंद बना लेता है, बड़ा सा बूंद बना लेता है। तो ये जो है आखिर है तो दोनों पानी ही, तो वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट होगा, उसके बीच में कौन सा काम करेगा? ससंजक बल काम करेगा। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा ससंजक बल। बताइएगा, ठोस पदार्थ को जो है एक निश्चित क्या होती है? आकृति होती है, क्योंकि ठोस अणुओं के बीच कौन सा बल काम करेगा? ससंजक बल। अब मान लीजिए ठोस है तो उसका एक ही अणु का बना होगा, जैसे ये बेंच है तो इसमें लकड़ी का ही पूरा मटेरियल होगा, ये दूसरा कोई हो सकता है? अब अलग से हम लोग इसमें कील ठोक दिए, ये ठोक दिए, ये तो बनाने के लिए किए हैं, लेकिन इसमें मटेरियल जो होगा वो क्या होगा? वुड ही होगा। इसलिए याद रखिएगा जो उसमें ससंजक बल काम करेगा। ठीक है, बताइएगा, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। अभी बताए थे। किसी वस्तु, बर्तन आदि के जल से भीगा जाना, ये किस बल का उदाहरण है? आसंजक बल का। हम बताए बार बार कि बर्तन है तो बर्तन का दूसरा मटेरियल हो गया, पानी का दूसरा मटेरियल हो गया, तो भिन्न भिन्न अलग अलग मटेरियल है, लेकिन पानी जो है वो बर्तन से चिपक जाती है, तो चिपकने का कारण क्या होगा? आसंजक बल होगा। ठीक है, बताइएगा, अभी एग्जाम्पल दिए थे, ब्लैक बोर्ड, चौक के कणों के बीच आसंजक बल के कारण ही क्या होता है? वो चिपक जाता है, लिखना संभव होता है। बताइएगा, जल के अणुओं से कांच का जो पृष्ठ भीग जाता है, ये किसका उदाहरण है? जल के अणुओं से कांच का भीग जाता है वो, ये सही है, असंजक बल है। अच्छा, जो है पाड़ा जो होता है, आप लोग देखते होइएगा, जिसको HG बोलते हैं, वो जो है हम थर्मामीटर में उसका यूज करते हैं। बताइए पाड़ा जो है वो ग्लास से चिपकता है कि नहीं चिपकता है? नहीं चिपकता है। ठीक है, तो वो या इसका बताइए, ये जो है ना, इसका एक्सेप्शन में है, ये पाड़ा वो है उससे क्या होता है? नहीं चिपकता है, इसलिए उसका यूज किस में किया जाता है? थर्मामीटर में। और याद रखिएगा पाड़ा जो है वो ताप का जो है क्या होता है? सुचालक होता है, और एकमात्र ऐसा धातु है पाड़ा जो कि क्या है? वो एकमात्र द्रव अवस्था में वो पाया जाता है। और अधातु में पूछे द्रव अवस्था में तो क्या होगा? ब्रोमीन। और ब्रोमीन को एक और अलग नाम से जानते हैं, जिसको लाल द्रव के रूप में जानते हैं, और उसका यूज जो किया जाता है मेडिसिन के रूप में किया जाता है, दवाई के रूप में, लाल दवा उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बताइएगा, बताइए पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव बराबर फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर F/L। ठीक है, F/L अगर इसका यूनिट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, न्यूटन प्रति मीटर। देखिए न्यूटन यानी पृष्ठ तनाव का हो जाएगा फोर्स, यानी कि जो बल लगाते हैं वो, और किस एरिया पे हम बल लगा रहे हैं वो होगा, यानी कि फोर्स बाय क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, फोर्स बाय लेंथ, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा इसके बाद, बताइएगा द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा कभी बताए थे क्या? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, इसका न्यूटन प्रति मीटर। बताइएगा, या जूल पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बताइएगा, यदि घोल को थोड़ा सा गर्म किया जाए, कर दिया जाए, तो पृष्ठ तनाव जो है वो क्या हो जाएगा? यानी कम हो जाएगा। और कम हो जाने के कारण यह क्या होता है? कपड़ों में क्या होता है? कपड़ों को अच्छी तरह से सफाई कर देता है। ठीक है, कपड़ों को अच्छी तरह से सफाई कर देता है। बताएगा, जिसमें द्रव में जो है, जहाँ पे पानी में मच्छर लगा हुआ रहता है, वहाँ पे जो केरोसिन डाल दिया जाता है, वो केरोसिन किसी में क्यों डाला जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो पृष्ठ तनाव कम किया जाता है, और उसका जो लार्वा होता है मच्छर का, वो क्या होता है? वो डूब जाता है, और पानी में डूब के वो मर जाता है, इसलिए उसका यूज किया जाता है मच्छर को कम करने के लिए। और एक और याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा एक मछली है जो मच्छर को खाने का काम करता है, लार्वा को, तो गेम्बूसिया मछली। इसलिए मच्छर को कंट्रोल करने के लिए गेम्बूसिया मछली का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा, पतली सुई जो है ये किसके कारण पानी में तैरती रहती है? ये पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती रहती है। बताइएगा, सेविंग क्रीम जो आता है, सेविंग ब्रश जो आता है, वो किसके कारण एक दूसरे से चिपकते रहता है? वो क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपक जाता है। बताइएगा,
इसके बाद बताइएगा, स्थिर व शांत जल की सतहों पर मच्छर के लार्वा जो है तैरते हैं, जबकि पानी में तेल या केरोसिन आदि डाल देने पर लार्वा क्या होता है, डूब जाता है। अभी बताए थे इसके बारे में। बताइएगा, केश नली में द्रव ऊपर चढ़ने अथवा नीचे की घटना को क्या कहा जाता है, केशिकत्व कहा जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि कोई भी अगर तेल में जो बत्ती है, तेल का जो लालटेन का है, लालटेन का जो बत्ती होता है उसमें तेल ऊपर की ओर किसके कारण चढ़ता है, केशिकत्व के कारण ही। क्योंकि केशिकत्व जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे वो एक नली का काम करता है, ट्यूब का काम, और ट्यूब का काम करेगा तो वो क्या करता है, उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, वो मतलब वो स्रावित होते रहता है, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा, जो अगर तौलिया का छोटा सा टुकड़ा अगर डुबाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बताए थे, तो इसलिए वो पूरा थोड़ा सा उसका आगे का पार्ट भी क्या होता है, वो भीग जाता है। तो ये सब किसका उदाहरण है, केशिकत्व का उदाहरण है, ठीक है, कैपिलरिटी का। बताइएगा, जो द्रव कांच को भिगोते हैं वे कांच की यानी केश नली के ऊपर चढ़ते हैं। हाँ, जैसे कौन सा एग्जाम्पल है, जल, यानी जल हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, और जो कांच को नहीं भिगोते हैं वो कौन होगा, पारा हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिएगा कि जब थर्मोमीटर में जो पारा का जो ये टेम्परेचर जो मापते हैं, तो पारा क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है, और 2-3 बार ऐसे ऐसे झाड़ देता है तो क्या होता है, वो नीचे चला जाता है, ठीक है। बताइएगा, इसके बाद बताइए, किसी द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का जो है क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है। द्रव का पृष्ठ तनाव होता है, यानी कि केशिकत्व के कारण ही ये होता है सब। बताइएगा, यदि जल से भरी बाल्टी में तौलिए को सीधा डाल दिया जाए तो जल के तौलिए की असंख्य केश नलियां में चढ़ने लगता है और पूरा तौलिया क्या होता है, धीरे धीरे भीग जाता है। ये किसका उदाहरण है, केशिकत्व का उदाहरण है। बताइएगा, नीब वाले पिन की नोक बीच की चीर दी जाती है, जिससे एक केश नली बन जाता है। इसी केश नली में स्याही लगातार चढ़ती रहती है और पेन लिखता रहता है। ये किसका उदाहरण है, केशिकत्व का उदाहरण, ठीक है। बताइएगा, इसके बाद उत्प्लावन का नियम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। बताइएगा, आर्किमिडीज का नियम क्या था, कोई बता सकते हैं। आर्किमिडीज का नियम ये था कि कहा रहा था कि कोई भी वस्तु अगर पानी में अंशतः या पूरी रूप से अगर डूबी हुई है तो वो अपने द्रव्यमान के बराबर, यानी उसके जितना उसका भार है उसके बराबर का जो जल होता है वहाँ से वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है, यानी वहाँ से विस्थापित कर देता है, अलग जगह कर देता है। इसलिए वो अगर देखिए पानी के भार के बराबर, वस्तु के भार के बराबर होगा तो वो हल्का डूब के क्या होगी, तैरेगी। अगर उसका घनत्व यानी कि कोई वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो क्या होगा, वस्तु उस पर तैरेगा। अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा, डूब जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप लोग जानते होइएगा, बर्फ जो होता है, आइस जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, पानी पे फ्लोट करता है, यानी तैरता है। उसका तैरने का ये कारण है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, पानी पे तैरता है। बताइएगा, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर उठता चला जाता है। क्यों ये उठता है, क्योंकि इसका गुब्बारा का जो घनत्व होता है वो वायु के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो ऊपर उठता चला जाता है। मतलब बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा जो है ये कितना गुना होता है, जल का 9/10 गुना होता है, जल का 9/10 गुना होता है। अतः घनत्व के अनुसार बर्फ का 10वां भाग जो है जल के बाहर निकलता है और जब बाद में जितना भाग है वो सब कहाँ रहता है, जल के अंदर डूबा रहता है, ठीक है। हाँ, बताइएगा, एक एग्जाम्पल बोलते हैं, एक भारहीन जैसे गुब्बारा है में 200 ग्राम जल भरा हुआ है। इसका जल में भार 0 होगा क्योंकि जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो भार में क्या होती है, कमी आ जाती है, और यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है। यही जो इसका नियम है आर्किमिडीज का। चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर, ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल क्या करता है, काम करता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर में भी वाटर भरा हुआ है और बाहर में भी जल है और बीच में गुब्बारा का एक परत है, उसमें एयर भरा हुआ है गुब्बारा में, तो क्या होगा, उसका वो भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पानी में पानी वो मिलेगा, 0 हो जाएगा। बताइएगा,
किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, बताइएगा दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, यानी कि बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। और इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल भी बोल सकते हैं इसको। सही है। बताइएगा दाब कैसी राशि है? दाब अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, बताइएगा अब इसका करवा देते हैं, काहे कि टाइम भी नहीं बचता है ना बाद में। कहाँ से था? आगे आंत से। बोलिएगा मनुष्य के आंत की लंबाई कितना होती है? 22 फीट होती है। ठीक है, बताइएगा शाकाहारी और मांसाहारी में किसकी आंत लंबी होगी? शाकाहारी की। शाकाहारी का आंत लंबा इसलिए होता है क्योंकि वो घास फूस को क्या करता है? पचाने का काम करता है। उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है और सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या होता है? लंबी उसको आंत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बताइएगा इसके बाद बताइएगा छोटी आंत जो है, छोटी आंत का कितना भाग है? कल बताए थे 3 भाग है। हाँ, बताए थे 3 भाग है, जिसका एक नाम है डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। उसका अंत वाला जो है वो कौन है? इलियम है। और जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पे क्या कहेंगे? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बोलेंगे। ठीक है, जिसको ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत बोला जाता है। इसको इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बताइएगा इसके बाद अमाशय से जो है भोजन जब निकलती है तो वो उसको क्या कहा जाता है? उसको काइम के रूप में कहा जाता है। काइम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लानन। अम्लानन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में याद रखिए काइम उसको बोला जाता है। ठीक है, जब भोजन अमाशय से निकलती है तो उसको काइम बोलेंगे। ठीक है, बताइएगा इसके बाद यह काइम जो है ग्रहणी में पहुंचती है और सबसे पहले यह लीवर से निकलकर लीवर में आकर के एक जूस मिलता है जिसका क्या नाम है? बाइल जूस। और बाइल जूस जो है वो कैसा होता है नेचर में? बेसिक, यानी कि क्षारीय नेचर का होता है। और जो भी जहाँ पे अमाशय से जो भोजन आती है वो अम्लीय होकर के उसको ये बाइल जूस मिल करके उसमें इसको कैसा बना देता है? क्षारीय, यानी कि क्षारीय बना देता है। और क्षारीय के बाद जो है उसमें से बताइए अच्छा बाइल जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.7 होगा। यानी पित्त रस का जो है, पित्त रस उसको बोलते हैं ना, पित्त रस का जो है 7.7 होता है। ठीक है, बताइएगा इसके बाद इसका पीएच वैल्यू होता है 7.7। इसके बताइएगा पित्त रस में किसी प्रकार का एंजाइम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ अग्नाशय से जो स्रावित होने वाली जो है पेनक्रियाटिक जूस आकर के भी क्या में होती है? काइम में मिल जाती है। हाँ, बताइएगा काइम जो है फिर बाद में चल के कहाँ पहुँचती है? इलियम में पहुंचती है। छोटी आंत का इलियम पार्ट, सॉरी ड्यूडेनम पार्ट में पहुंचती है। हाँ, ड्यूडेनम पार्ट में पहुंचती है। ठीक है, बताइएगा इसके बाद और ड्यूडेनम के पश्चात कहाँ जाती है? जेजुनम में और लास्ट में इलियम में पहुंच जाती है। ठीक है, बताइएगा भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में एक जगह है विलाई, उसको बोलते हैं विलाई। विलाई में जाकर के उसके क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं रसांकुर, रसांकुर बोलते हैं। वहीं पे जाकर क्या होता है? ये अवशोषित हो जाता है और बिना पचा हुआ जो बाहर का जो भोजन काइम है वो बाद में चल के कहाँ चली जाती है? बड़ी आंत में चली जाती है। ठीक है, बड़ी आंत का भी बताए थे कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। और बताए थे रेक्टम, कॉलम और सिकम। रेक्टम, कॉलम और सिकम होता है। ठीक है, कॉलम, रेक्टम और सिकम। तो बताइएगा बड़ी आंत, बताएगा जल का जो है, जो बिना पचा हुआ भोजन में से जो जल होता है उस जल का अवशोषण कहाँ हो जाता है? बड़ी आंत में हो जाती है। ठीक है, बड़ी आंत में हो जाती है। इसके बाद बताइएगा पित्त रस जो होता है बाइल जूस, उसका स्रावन कहाँ होता है? देखिए पित्त रस का स्रावन जो होता है वो यकृत से होता है, लेकिन इसका जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर में जाकर के ये जमा हो जाता है और लीवर से इसका सेक्रेशन होता है। ठीक है, बताइएगा मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना पित्त रस का स्राव होता है? ये 600 ml लगभग जो है पित्त रस का क्या होता है? स्राव होता है। अभी बताए थे पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, बताइएगा पित्त जो है बाइल जूस में जो बाइल पिगमेंट होता है जिसको वर्णक बोलते हैं हिंदी में, वो कौन कौन सा पाया जाता है बताइए तो? बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन। इसीलिए याद रखिएगा पित्त का जो कलर होता है वो कैसा होता है? हल्का पीला और हरा टाइप का होता है। हल्का हरा पीला टाइप का होता है। ठीक है ना, देखिएगा कभी भी वो चिकन वगैरह को जो काटते हुए देखिएगा ना, उसमें वो दिखता है बाहर से, तो हल्का हरा पीला रंग का होता है, इसे वो क्षारीय होता है। ठीक है, बताइएगा
बताइएगा, पित्त रस में उपस्थित 2 लवण होता है, जिसमें एक है सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, ये 2 याद रखिएगा। पित्त रस में उपस्थित लवण सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट होता है। जो भोजन में उपस्थित जितना भी फैट होता है उसको जल के साथ क्या करता है, मिला करके छोटी छोटी बूंदों को तोड़ देता है और उसका फैट का जो है वो क्या कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है, यानी इमल्सीकरण कर देता है। ठीक है, इमल्सीकरण कर देता है। बताइए वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन है? ए डी ई के होता है। ठीक है, ए डी ई के। ठीक है, और पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। ठीक है ना, ए डी ई के अडैक याद रखिए, और बी सी यानी गई भैंस पानी में, याद रखिएगा। भैंस मतलब बी सी और पानी मतलब पानी में। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, कुमार गौरव का एक ट्रिक है ये। बताइएगा, हाँ, इसके बाद बताइएगा अग्नाशय रस जो है ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, बताइएगा अग्नाशय रस में कितना % जल पाया जाता है? 98% इसमें क्या होता है? जल पाया जाता है, और 2% एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा अग्नाशय रस में जो है ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए जो है पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसलिए ये पेनक्रियाटिक जो जूस होता है इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण पाचक रस यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है इसको। बताइएगा एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोऑक्सीप्टेज, लाइपेज आदि एंजाइम जो है ये किस रस में पाया जाता है? अग्नाशयी रस में पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा अब आते हैं इंटेस्टिनल रस यानी कि आंत्र रस में। बताइएगा आंत्र रस का जो है कलर कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है और हल्का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, बताइएगा मनुष्य में लगभग कितना लीटर जो है आंत्र रस प्रतिदिन स्रावित होता है? 2 से 3 लीटर जो है आंत्र रस प्रतिदिन स्रावित होता है। देखिएगा आंत्र रस में जो है एंजाइम जो उपस्थित होता है ये सब याद रखिएगा। MSLE याद रखिएगा, इसका ट्रिक MSLE। M से माल्टेज, S से सुक्रेज, L से लैक्टेज और E से एरेप्सिन। ठीक है, MSLE याद रखिएगा, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और इरेप्सिन। ठीक है, माल्टेज को जो है माल्टेज जो एंजाइम होता है वो माल्टोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, और सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। ठीक है, और लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल देता है। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। ठीक है, और इरेप्सिन जो है वो डाई तथा ट्राईपेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। डाई तथा ट्राईपेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है इरेप्सिन। ठीक है, बताइए इस प्रकार जो है आंत में संपूर्ण भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। यानी कि कभी भी क्वेश्चन ये आता है कि भोजन का जो है संपूर्ण पाचन किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में होता है, और थोड़ा मोड़ा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस में हो जाता है? बड़ी आंत में हो जाता है, और बाद बाकी जो है एनस के थ्रू वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, बताइएगा छोटी आंत जो है बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है? बड़ी आंत की लगभग 5 फीट लंबी होती है, और उसका चौड़ाई जो होता है वो 2.5 फीट की चौड़ी होती है। ठीक है, देखिए बड़ी आंत जो है ये याद रखिएगा, लंबाई में अगर पूछे बड़ी आंत और छोटी आंत में, तो लंबाई में छोटी आंत बड़ी है। ठीक है ना, लेकिन अगर चौड़ाई में पूछे तो बड़ी आंत बड़ी है। तो याद रखिएगा बड़ी आंत उसको इसलिए बोला गया है क्योंकि उसका चौड़ाई क्या है? छोटी आंत से ज़्यादा है, और छोटी आंत लंबाई में बड़ी आंत से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, बताइएगा इसके बाद क्या हुआ? छोटी 32 कितना है? 32 फीट नहीं, 32 फीट पूरे आहार नाल हो जाएगा। पूरा आहार नाल है 32 फीट का। 22 फीट लंबी होगी छोटी आंत, 22 फीट की लंबी छोटी आंत, और बड़ी आंत का क्या बताए थे? 5 फीट लंबी। दोनों याद रखिएगा, आज क्वेश्चन वो भी हुआ था ना इसमें। हाँ 22 फीट जो है ना, नहीं छोटी आंत की है, पूरे इसमें दिया हुआ है। पूरे आहार नाल का 32 है, जिसमें छोटी अच्छा, आंत का 22 है, हाँ, बड़ी आंत का 5 अच्छा आंत का है लंबाई 22 फीट है, तो उसमें से घटा लीजिए जो होगा सो। बताइएगा बड़ी आंत का भी तुरंत बताए थे कितने पार्ट होता है टोटल? 3 बड़ी आंत की कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। कौन कौन सा है? सीकम, कोलम और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम होता है। बताएगा मनुष्य में जो है, मनुष्य में सीकम से
एक मुड़ी हुई कुंडलित जो है क्वाइल्ड लगभग कितनी 2 इंच लंबी जो रचना होती है उसको क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स कहा जाता है। वर्मीफॉर्ड अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स का काम क्या होता था, जो पहले मनुष्य जो है वो घास फूस वगैरह जो खाता था उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता था? अपेंडिक्स करता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य में डेवलप्ड हुआ, विकास हुआ, तो वो सब क्या हुआ? खत्म होते चला गया और अपेंडिक्स को अब जो क्या माना जाता है? एक अवशेषीय अंग के रूप में माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य में जो है कुल अवशेषीय अंग कितना है? 100 है। यानी मनुष्य में कुल अवशेषीय अंग की संख्या 100 होती है। ठीक है, बताइएगा बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव होता है या नहीं होता है? बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता है। ठीक है, इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना और बाद वहाँ की एनस के थ्रू उसको बाहर करना है। ठीक है, बताइएगा मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। ठीक है, लीवर में है। बताइएगा यकृत कोशिकाओं से किसका स्राव होता है? कौन सा जूस का? पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली में क्या होती है? वो जमा हो जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पित्ताशय या गॉल ब्लैडर इसको कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा शरीर का जो है कौन सा अंग ऐसा है जो विटामिन ए को संचित रखता है? लीवर है। ठीक है, लीवर ही है। बताएगा इसके अलावा यकृत जो है ग्लूकोज को किसके रूप में संचित रखता है? ग्लाइकोजेन के रूप में वो क्या करता है? संचित रखता है। जब भी हमको जो ऐसा कोई मतलब भोजन ज़्यादा देर तक नहीं करते हैं तो ग्लाइकोजेन ही टूट टूट के क्या करता है? हमको एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, बताइएगा इसके बाद लंबे समय तक शराब सेवन, हेपेटाइटिस बी एवं सी संक्रमण, विषाक्त धातुओं आदि के कारण कौन सा अंग खराब होने का काम होता है? ये यकृत खराब होने का कारण होता है। और बताइएगा अधिकतम शराब के सेवन से कौन सी बीमारी होगी? सिरोसिस, यानी लीवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, बताइएगा बाइल जूस एवं यूरिया का संश्लेषण कौन करेगा? लीवर करेगा। कार्बनिक पदार्थों का संग्रह लीवर ही करेगा। एंजाइम का स्रवण लीवर करेगा। हिपेरिन का स्रवण भी लीवर ही करेगा। और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आयरन का स्टोर भी कौन करेगा? यकृत ही करेगा। विटामिन डी का भी कभी कभी संश्लेषण करके ये रखता है लीवर। लेकिन मुख्य रूप से विटामिन डी कहाँ मिलेगा? सूर्य के प्रकाश के द्वारा मिलता है विटामिन डी। दूसरा बुक दीजिए। लुसेंट पूछेगी कहाँ से था ये? मोड वंश। बोलिएगा। दो कहाँ चला है? मौर्य वंश का जो है संस्थापक कौन थे? सही है, मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में हुआ था। 345 बीसी में। बताएगा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। ठीक है, और इसकी पहचान किसने करवाई थी? सर विलियम जोन्स ने करवाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई थी। ठीक है, बताइएगा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त थे। और बताएगा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। बताइए ब्रिसल का अर्थ क्या होता है? यानी निम्न कुल का से उत्पन्न हुआ व्यक्ति, यानी निम्न जाति जो है से उत्पन्न हुआ व्यक्ति कहा जाता है चंद्रगुप्त ये ब्रिसल के रूप में। बताइएगा घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किसने किया था? चाणक्य ने किया था। सही है, बताइएगा चाणक्य को अपमानित किसने किया था? घनानंद ने किया था अपमानित। ठीक है, बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन चुना गया था? चाणक्य ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। बताइएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इसी का नाम है। ठीक है, बताइएगा ये अर्थशास्त्र में किसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है? इसमें राजनीति के बारे में प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो है अर्थशास्त्र भले नाम का है लेकिन इसमें किसका बारे में? राजनीति के बारे में ये लिखा गया। ठीक है, बताइएगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य में किसके बारे में वर्णन किया गया? इसमें प्रकृति का वर्णन किया है। ठीक है, राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। ठीक है, उसने राज्य को कितने अंग में बांटा था? 7 अंग बताए थे। ठीक है, ये अंग जो है 7 अंग में याद रखिएगा स्वामी, अमात्य,
जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना और मित्र थे। और इसे ही किस नाम से जाना जाता था? सप्तांग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बताइएगा चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पे कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में बैठा था। और चंद्रगुप्त जो है ये किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध नहीं, जैन धर्म के थे। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को पहले माना जाता है कि वो शैव धर्म के सबसे पहले थे, लेकिन इसमें कभी कभी देखिएगा कि अपने मृत्यु के समय यानी जीवन के अंतिम समय में उसने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। इसलिए याद रखिएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी थी लास्ट में जाकर। ठीक है, बताइएगा इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताए थे। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उसका क्या नाम था? कॉर्नेलिया। और कॉर्नेलिया से सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री से यानी कॉर्नेलिया से शादी किसको कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को कर दिया था। और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे कितना हाथी दिया था? 500 हाथी हाँ, मतलब उपहार के रूप में दिया था, दान नहीं उपहार के रूप में। ठीक है, बताइएगा इंडिका पुस्तक जो है ये किसने लिखे थे? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और बताइएगा मेगास्थनीज ने समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में बांटा था। ठीक है, 7 वर्गों में ही इसमें विभाजित किया था। बताइएगा मेगास्थनीज ने 7 वर्ग लूसेंट में है, 7 वर्ग होगा। बताइएगा इसके बाद चंद्रगुप्त उसमें सदस्य समिति वाला दूसरा था। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? एप्पीयानस ने किया था। ठीक है, बताइए किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था? प्लूटार्क के अनुसार दिया था। ठीक है, बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य की है मृत्यु ये कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुआ था। ठीक है, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? बिंदुसार। और बिंदुसार की कहानी तो बताए हुए थे कि कैसे हुआ था, उसका नाम बिंदुसार पड़ा था, वो सब याद रखिएगा। ठीक है, बताइएगा बिंदुसार को जो है और किस नाम से जाना जाता था? अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। बताइए अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक कहा जाता है। ठीक है, अमित्रघात का मतलब शत्रु विनाशक। बताएगा बिंदुसार जो है ये किस संप्रदाय के अनुयायी थे? ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। सही है, आजीवक संप्रदाय के थे। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वो कौन है? हाँ सही है, मखलीपुत्र गोसाल। बोलने में मिस्टेक हो जाता है। बताइए कौन सा ऐसा पुराण है जिसमें बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है? सही है, वायु पुराण है। बताइएगा किसके अनुसार एरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था? ये स्ट्रैबो के अनुसार जो है ये सीरियन नरेश एंटीयोकस जो थे ये बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक क्या भेजे थे? राजदूत भेजे थे। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। और डायनोसियस नामक जो राजदूत थे वो किसमें आए थे? अशोक के दरबार में। डायनोसियस जो है ये किसका राजदूत था? टॉलेमी फिलाडेल्फस का जो राजदूत था वो डायनोसियस था। लेकिन डायमेकस किसका राजदूत था? एंटीयोकस का। सही है, डायमेकस अगर पूछे तो बिंदुसार के दरबार में आए थे और डायनोसियस आए थे किसके दरबार में? अशोक के दरबार में आए थे, डायनोसियस। ठीक है, बताइएगा मेगास्थनीज के जो है उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? सही है, डायमेकस को माना जाता है। बताइएगा भारत आने वाले पहला विदेशी यात्री कौन थे? मेगास्थनीज। सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज, जो कि बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, और मेगास्थनीज जो है ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसकी को शादी करवाया था कॉर्नेलिया को, उसी के दहेज में इसको भेज दिया होगा। बताइएगा जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा जाता था? सिंहसेन कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो है विद्रोह हुआ था, जिसमें बिंदुसार ने सबसे पहले किसको भेजा था? सुसीम को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। जब सुसीम से वो नहीं दबाया गया तो बाद में किसको भेजा था? अशोक को भेजा गया था। इसमें देखिए सुसीम को जो भेजा गया था इसमें जो है ना कौटिल्य का जो पुत्र था, जो चाणक्य का पुत्र जो था, उसमें माना जाता है कि वो अशोक को जो है ना राजा बनाने के लिए
वो सुसीम को क्या हुआ था उसमें, मतलब जब बोला गया था सुसीम को कि तुम उसको बुलाओ और तुम उसके बाद जो है अशोक को बाद में वो बुलाया गया था वहाँ पे और बाद में विजय करके उसको भेजा गया था ताकि दोबारा ये राजा बन सके अशोक। और अशोक के बारे में पता होगा कि जो आगम कुआं है पटना में, याद रखिएगा, उसमें अपने 99 भाई को क्या किया था, वो मार करके उसी कुआं में क्या किया था, डाल दिया था। हाँ, तो याद रखिएगा ये सब कभी कहानी में है कि 99 भाई को वो मार दिया था। उसी का भाई नहीं होगा, अलग अलग माता से वो पुत्री होगी। बताइएगा किसके अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस से मदिरे, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी? एथीनियस के अनुसार जो है बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना किया था। ठीक है, बताइएगा किसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? ये था तारानाथ। तारानाथ एक बौद्ध विद्वान था जिसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक रचना किया था। ठीक है, कंग्यूर और तंग्यूर नामक रचना किसने किया था? तारानाथ। और तारानाथ एक तिब्बती बौद्ध विद्वान था और इसी ने 16 राज्यों को जो विजेता बताया था वो किसको बताया था? बिंदुसार को बताया था। ठीक है, बताएगा बिंदुसार की सभा में कितने सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद होती थी? 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद होती थी और जिसका प्रधान को क्या कहा जाता था? खल्लाटक कहा जाता था। ठीक है, खल्लाटक कहा जाता था। ये पूरा है क्या? बताइएगा बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए थे? अशोक हुए थे। ठीक है, बताइएगा अशोक जो है गद्दी पे कब बैठे थे? 269 BC में अशोक गद्दी पे बैठे थे। और बताइएगा गद्दी पे बैठने के कितने वर्ष बाद उसने कलिंग पे आक्रमण किया था? 8वें वर्ष बाद, यानी 261 ईसा पूर्व में जो है ये कलिंग पे आक्रमण किए थे। बताइए अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी जो था, ये सुभद्रांगी जो था ये किसके अनुसार था? दिव्य वदान के अनुसार। दिव्य वदान जो है ये किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दिव्य वदान। इसी के अनुसार जो है अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। ठीक है, बताइएगा अशोक का नाम अशोक ये किस किस ग्रंथ में मिलता है? 4 याद रखिए, 4। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम, ये 4 से जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। बताइए अशोक का अन्य नाम क्या जाना जाता है? देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी के नाम से एक जाना जाता है, अशोक को जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा राजगद्दी पे बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अवंती का ये राज्यपाल था। बताइएगा उत्तरापद की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला है। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। और अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ है? उज्जैन है। ठीक है, कलिंग की राजधानी कहाँ है? तोसली। और दक्षिणापद की स्वर्णागिरी। प्राची की कहाँ है? पाटलिपुत्रा। प्राची यानी पूर्वी प्रांत। पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्रा था। और पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। ठीक है, उदयन किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के शासक थे उदयन। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। और शिशुनाग वंश की स्थापना कौन किए थे? नागदशक नहीं, शिशुनाग नहीं किया था। और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग नहीं किया था। और कालाशोक किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के ही शासक थे, जो कि इस बार दरोगा में पूछा गया था। बताइएगा अशोक के इतिहास जो है किसके अनुसार मिलता, किसके अभिलेखों के अनुसार ही ज्ञात किया जाता है? ठीक है, बताइएगा किसने कहा था, कौन सा इतिहासकार ने कहा था कि अभिलेखों के आधार पे ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? ये किसने कहा? D.R. भंडारकर था जो अभिलेखों के आधार पे ही अशोक का इतिहास लिखा था, D.R. भंडारकर ने। बताइएगा कंगनहल्ली जो है ना एक जगह है जहाँ से कर्नाटक के कालबुर्गी जिले में ये स्थित है, जहाँ से उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लेखित है। रान्यो अशोक उल्लेखित है। अशोक की पत्नी का नाम क्या था बताइए तो? काड़ूवकी। अशोका द ग्रेट एक मूवी है शाहरुख खान का, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, अच्छा मूवी है, उससे बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अशोका द ग्रेट, उसमें जो है ये सब बताया गया अच्छा से। बताइएगा कंगनहल्ली जो है ये कर्नाटक में है, जगह है, ये किस नदी के किनारे है? कंगनहल्ली भीमा नदी के किनारे है। और ये सिंधु सभ्यता का प्रांत भी है कंगनहल्ली, यहाँ से कुछ मिला है सिंधु घाटी के सभ्यता। बताइएगा अशोक ने स्वयं को मगध का राजा किस अभिलेख में बोला था? भाबड़ू में। सही है, भाबड़ू अभिलेख में ये स्वयं को मगध का राजा बताया था।
बताएगा कौन सा, किसमें अशोक का जो है ना अशोक वर्धन बताया गया है, किसमें, पुराणों में, यानी पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन बताया गया है। ठीक है, बताइएगा। अभी तुरंत बताए थे कि देवनाम प्रियदर्शी जो है किसका नाम है, अशोक का ही नाम है, देवनाम प्रियदर्शी। बताइएगा कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली थी। बताइएगा कलिंग पर जो आक्रमण किए थे अशोक ने, इसके बारे में उल्लेख अशोक के कौन सा शिलालेख से प्राप्त होता है, 13वें शिलालेख से ये प्राप्त होता है। ठीक है, बताइएगा शाहबाज गढ़ी जो है एक जगह है जहाँ से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये कहाँ पे है, पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक है, बताइएगा मानसेहरा कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में ही है। कालसी कहाँ है, कालसी उत्तराखंड में है। ठीक है, कालसी उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। बताइएगा इसके, बताइएगा एरागुडी कहाँ है, एरागुडी नाम से ही पता चल रहा है, एरागुडी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बताइएगा अहरौरा कहाँ है, अहरौरा यूपी में है। ठीक है, अहरौरा यूपी में है। बताइएगा किसका कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनोसियस नामक एक राजदूत भेजा था, ये किसने कहा था, प्लिनी का कथन है। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, प्लिनी ही है। ठीक है, याद रखिएगा। बताइएगा अशोक के एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद जो है वो बोध गया की यात्रा किए थे, 10वें वर्ष में वो बोध गया की यात्रा की थी। और कितने वर्ष बाद जो है ये निगली सागर में जो है 12वें वर्ष में ये निगली सागर में गया था। और 20वें वर्ष में कहाँ गए थे, ये लुम्बिनी गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। बताइएगा अशोक का कौन सा सबसे छोटा अभिलेख है, रुमिनदेई, और इसी अभिलेख में जो है गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है, रुमिनदेई अभिलेख में। ठीक है, बताइएगा किस अभिलेख में यह घोषणा किया गया है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अहरौरा लेख में। ठीक है, अहरौरा लेख में जो है बताया गया है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। रुमिनदेई स्तंभ लेख और निगाली सागर स्तंभ लेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था के स्पर्श प्रदान करता है। बताइएगा अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें पशु बलि की निंदा किया गया है, पहला में किया गया है, और पशु और मानव का चिकित्सा के बारे में दूसरा में किया गया। ठीक है, बताइएगा कौन सा अभिलेख है, शिलालेख है अशोक का जिसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें वर्ष जो है घूम घूम के व्याख्या करें, तीसरा में। ठीक है, इसके बाद बताएगा कौन सा शिलालेख में है जो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की रचना किया गया, चौथा में है, और धम्म महामात्रों की नियुक्ति 5वां में है। ठीक है, बताइएगा आत्मनियंत्रण की शिक्षा किसमें है, 6ठा में है। ठीक है, बताइएगा अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किस में है, 7वां और 8वां में जो है तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बताइएगा सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार किसमें है, 9वां में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च प्रजा अपने प्रजा के हित में सोचे, ये किसमें है, 10वां में होगा। ठीक है, बताइएगा धम्म की व्याख्या किसमें है, 11वां अभिलेख में है। बताइएगा स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12वां में है, और कलिंग युद्ध के बारे में 13वां में है। और बताइएगा जो लास्ट वाला जो है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, ये किसमें है, 14वां में है। टोटल शिलालेख कितना है, 14 है। ठीक है, बताइएगा सही है। अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए कौन सी गुफा के में, बड़ावड़ की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण करवाया था, उसका नाम बताइए तो, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये सभी का जो निर्माण करवाए थे वो आजीवकों को रहने के लिए करवाया गया था। ठीक है, बताएगा अशोक के पोता का क्या नाम था, दशरथ। दशरथ ने आजीवकों को रहने के लिए कौन सा गुफा का निर्माण करवाया था, नागा अर्जुनी गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, नागा अर्जुनी गुफा प्रदान की थी। बताइएगा अशोक के कौन से स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है, 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों को ध्यान में रखने के लिए बताया गया है। ठीक है, बताइएगा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री किसको भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ठीक है, बताइएगा अशोक के शिलालेख में कौन कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। बताएगा ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रमाण किस देश से मिला है, अफगानिस्तान से मिला है। ठीक है, बताएगा
खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो है एकमात्र कौन सा अभिलेख है? शाहबाज गढ़ी का अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है, ठीक है, और मानसेहरा भी खरोष्टी लिपि में ही है। बताइएगा, और जितना भी बाद बाकी जो मिला है वो शेष भारत से मिला है, ठीक है। बताइएगा, अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले किसने किया था? पादरेटी फेंथलर ने कब किया था? 1750 में किया था, ठीक है। बताइएगा, और इसकी अभिलेख को पढ़ने के श्रेय किससे जाता है? 1837 में जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है, ठीक है। बताइएगा, प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये सबसे पहले कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में, और इसको जो है कौशाम्बी से उठा करके इलाहाबाद के किले में कौन स्थापित किया था? अकबर ने ले गया था, सही है। बताइएगा, दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख जो है वो टोपड़ा से दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से टोपड़ा लाया था। बताइए, टोपड़ा कहाँ है? हरियाणा में है। टोपड़ा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में है, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, बताइएगा, रामपुरवा अभिलेख ये कहाँ पे है? बिहार के चंपारण में है। हाँ, सही है। बताएगा, रामपुरवा जो स्तंभ लेख है इसका खोज कौन किए थे? कार्लायल ने किया था। कार्लायल 1872 में किए थे। हाँ, कार्लायल। बताएगा, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को मेरठ से दिल्ली किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही लाया था, ठीक है। बताइएगा, कौन सा अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा, लौरिया नंदनगढ़ ये कहाँ पे है? चंपारण में। बताइएगा, लौरिया नंदनगढ़ जो है इसके ऊपर में कौन सा चित्र बना हुआ है? मोर का चित्र बना हुआ है। बताइए, संकीसा स्तंभ जो है इसके ऊपर किसका चित्र बना हुआ है? संकीसा का हाथी का बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2213 दरोगा का मेंस में पूछा गया है कि संकीसा जो स्तंभ है उसके ऊपर में किसका चित्र बना हुआ है? तो इसका हाथी का बना हुआ है, ठीक है। और लौरिया जो नंदनगढ़ है उस पर किसका है? मोर का बना हुआ है, ठीक है। और एक जगह और था लौरिया अरेराज, उसे बैल का बना हुआ है, ठीक है ना, बैल का। बताइएगा, लुम्बिनी में जो अशोक का जो है धम्म यात्रा के दौरान अशोक ने भू राजस्व की दर को घटा के कितना कर दिया था? 1/8 भाग कर दिया था। बताइएगा, अशोक में लुम्बिनी ग्राम में जो था उस धार्मिक जो कर लगाता था उस धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था, ठीक है। बलि कहा जाता था, जिसको माफ़ कर दिया था, ठीक है। बताइएगा, बांग्लादेश जो है महास्थान जो है बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त हुआ एकमात्र सहगौड़ा अभिलेख वो कैसा पत्र था? ताम्र पत्र था, जो कि तांबा का पत्र था, ठीक है। बताइएगा, मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण भी प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। बताइएगा, अशोक के कौन सा एक ऐसा अभिलेख है यानी शिलालेख है जिसमें अशोक ने घोषणा किया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक अभिलेख है। प्रथम पृथक शिलालेख जो है इसमें बताया गया है कि सभी मनुष्य जो है मेरे बच्चे हैं, ठीक है। बताइएगा, अशोक का जो है कौन सा अभिलेख है जिसमें ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है? सार ए कुना अभिलेख से जो है ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है, ठीक है। बताइएगा, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा जाता नहीं सत्यापन किया जाता था। उसको किस नाम से जाना जाता था? उपधा परीक्षण के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बताइए, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या कितना हुआ करता था? 12, 4, 16, 4, 20 यानी 12, 16 और 20 यानी 4 का गैप है। 12, 16 और 20 के अनुपात में हुआ करता था, ठीक है। बताइएगा, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे क्या कहा गया है? महामात्र कहा गया है। कहाँ क्या कहा गया? महामात्र, जिसकी संख्या कितना था? 18 था, 18। बताएगा, अर्थशास्त्र में चढ़ जो है वो किसको कहा गया है? चढ़। अर्थशास्त्र में चढ़ सिर्फ जासूस को कहा गया है। चढ़ किसको कहा गया? जासूस को कहा जाता है, ठीक है। बताएगा, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांत की संख्या कितनी थी? 5 थी, ठीक है, 5 होगी। बताएगा, प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। और प्रांतों के प्रशासक को क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था, ठीक है। और कुमार या आर्यपुत्र भी बोल सकते हैं उसको, आर्यपुत्र भी बोला जाता था। बताइएगा, प्रांतों का विभाजन जो है वो किस में किया गया था? विषय में किया गया था, विषय में। और विषय के जो प्रमुख होते थे उसको क्या कहा जाता था? विषपति कहा जाता, सही है, विषयपति कहा जाता था। बताइए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था, ठीक है।
और जिसका मुखिया कौन होते थे? ग्रामीण होते थे। मतलब प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो मतलब कितना शासन संभालता था? 10 गांव का शासन संभालता था। मतलब मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने मंडल के अधिकारियों द्वारा किया जाता था? 30 मंडल का अधिकारी, जो कि कल बताया भी गया था। 6 अधिकारी, कितना मंडल था? 5। देखिए इसमें जो था यानी कि 6 समितियों में विभाजित था, जिसमें प्रत्येक समिति में कितना सदस्य होता था? 5 सदस्य होता था। ठीक है, बताएगा बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? 1/10 यानी 10वां भाग वसूला जाता था। और इससे बचाने वाले को कौन सी सजा मिलती थी? मृत्यु दंड मिलता था। ठीक है, बताएगा मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण के अधिकारी यानी सड़क निर्माण के अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई कहा जाता था। एग्रोनोमाई कहा जाता था। बताइएगा किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे? ये जस्टिन के अनुसार था। जस्टिन के अनुसार था। बताइएगा युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। ठीक है, बताइएगा सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहा जाता था? सेनापति कहा जाता था। ठीक है, मतलब किसके अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी? तो मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक है, बताएगा मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? महामात्य सर्प के नाम या अमात्य के अधीन रहता था, जो महामात्य सर्प कहा जाता था। बताइएगा अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, बताइएगा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे? संस्था। और जो घूम घूम के करता था वो संचार होता था। बताएगा अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजूक कहा जाता था। राजूक। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, बिना वर्षा के अच्छी होने वाली भूमि को औदैव मात्रिक भूमि कहा जाता था। ठीक है, बताइए मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। द्रोण किया जाता था। हाँ, द्रोण का बताएगा। हाँ, और अभी कुछ देर पहले ही पूछे थे कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद थे। ठीक है, बताइएगा स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहा जाता था। ठीक है, बताइए नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी, और कौटिल्य तो इसके साथ से थे ही। बताएगा मौर्य शासन जो है कितने वर्षों तक चला था? 137 वर्षों तक चला था। बताएगा किस पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए? ये भागवत पुराण के अनुसार। जबकि किस पुराण के अनुसार 9 राजा हुए थे? वायु पुराण के अनुसार। देखिए भागवत बड़ा नाम है तो 10 यानी 10 भी बड़ा है, और वायु थोड़ा सा छोटा है तो 9 उस 10 से थोड़ा छोटा है। तो याद रखिएगा भागवत पुराण के अनुसार कितना होगा? 10 राजा, और वायु पुराण के अनुसार 9 राजा। ठीक है, बताइएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। ठीक है, बताइएगा बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। 185 ईसा पूर्व में किया गया था। और मगध पर किस वंश का स्थापना किया था? शुंग वंश की स्थापना किया था। बताइएगा अशोकाराम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्रा में। चलिए खत्म है। पॉलिटी भी है ना? ज्योग्राफी में क्या है? 10 नंबर टॉपिक है। 10 में 20 के प्रमुख, ये दूसरा है। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। देखिएगा भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है, इसमें ध्यान दीजिएगा किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे के समूह को क्या कहते हैं? वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा पौधे का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति। यानी सामूहिक रूप से बिना कोई उसको हेल्प किए हुए जो ऑटोमेटिक उगता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। बताइएगा उष्णकटिबंधीय जो सदाहरित वन है उसमें कितना सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है? अधिकतम 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान कितना होना चाहिए? 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन कहते हैं। अच्छा बताइएगा पश्चिमी घाट जो है ये किस वन के अंतर्गत आएगा? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के अंतर्गत आता है। बताइए शिलोंग का पठार इसी में आएगा।
देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन में ध्यान रखिएगा कौन कौन सा आएगा। एक तो पश्चिमी घाट, शिलोंग का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये 4 याद रखिएगा। पश्चिमी घाट, शिलोंग का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये सभी जो आएगा वो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन में आएगा। ठीक है, बताएगा उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन को किस नाम से जाना जाता था? सोलास वन के नाम से जाना जाता था। सोलास वन के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, बेत, सिनकोना और रबर, ये सब किस वन का है? वहीं सदाबहार वन का ही ये सब चीज़ है। बताइएगा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को किस वन के नाम से जानते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं, जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी। बताइएगा ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी ढाल में ओडिशा क्षेत्र में पाया जाता है। बताएगा सागवान, साल, शीशम, हुडरा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन, ये सब किस वन का उदाहरण है? ये सब आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है। इसमें ज़्यादातर जो पूछेगा वो पूछेगा साल, शीशम, महुआ, कुसुम, ये सब पूछने वाला है, जो कि ज़्यादा पूछता है सब। बताइएगा अंग्रेज़ों ने गढ़वाल एवं कुमायूं में पाए जाने वाले कौन से स्थान पर चीड़ का पेड़ लगवाए थे? ओक के स्थान पे चीड़ का पेड़ लगवाए थे, जिसका उपयोग रेल की पटरी बनाने में किया जाता था। ठीक है, बताएगा रेल की पटरी बनाने में कौन सा लकड़ी का प्रयोग किया जाता था? सखुआ और चीड़ का। सही है, सखुआ बहुत मजबूत होता है। जिसको बंदूक का जो कोना होता है ना, इसमें बंदूक का, उसमें भी यूज किया जाता है, सखुआ का ही यूज किया जाता है। याद रखिएगा, बंदूक का जो लगा होता है। बताइएगा जहाँ पे वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास में होती है उस वन को शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण बताइए तो कौन कौन सा जगह है? कौन कौन मतलब कहाँ कहाँ? एक राज्य बताइए, राज्य। बिहार और यूपी। बिहार और यूपी में जो है ये 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। बताइएगा इसमें जो वन होता है, जो पेड़ पौधा होता है, उसमें देखिए तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड, ये सब जो पाया जाता है वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र भी हो सकते हैं, या सॉरी उसको उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कहा जाता है। 25 से कम होगा तब मरुस्थलीय होगा। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन इसको कहा जाएगा। बताएगा ये सब में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र में ये सब पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा प्रकार के वन पाया जाता है? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा हिमालय के पश्चिमी भाग में जो पेड़ लगाया जाता है वो कौन कौन सा पेड़ लगाया जाता है? देवदार, चिनार और वालन। ठीक है ना, चिनार और वालन की लकड़ी जो है कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्राफ्ट के लिए, क्राफ्टिंग में यूज किया जाता है इसको। बताइएगा छोड़िए सबसे बनता है। पॉलिटी में कहाँ था? पॉलिटी में कहाँ था? राष्ट्रपति वाला शक्ति से लेकर है राष्ट्रपति। बोलिएगा। अच्छा बताइए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की वीटो पावर कौन सा आर्टिकल में है? 111 में है। राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का वीटो है? 3 प्रकार का वीटो है। बताइएगा भारत में एक बार वीटो का जो प्रयोग किया गया था वो कौन से ये राष्ट्रपति थे उस टाइम में? ज्ञानी जैल सिंह के समय में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जाता था। हाँ, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के काल में। बताइएगा पॉकेट वीटो का अर्थ क्या होता है? जो देगा वो अपने आप को रख लेता है, बिना कुछ बताए हुए उस पर सहमति दिए हुए अपने पास पड़े रहने देना, उसी का अर्थ क्या होता है? पॉकेट वीटो, यानी कि जेवी वीटो उसको बोलते हैं। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर यानी सुप्रीम कोर्ट से जो है कोई भी सलाह ले सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 143 के तहत। सही है, 143 के तहत कोई भी सलाह ले सकता है। क्या माने या ना माने? हाँ, ये माने या ना माने वो उसका राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, लेकिन उस पर सलाह ले सकते हैं। ठीक है, बताइएगा वीटो जो है, वीटो ये कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? रोकना। सही है, रोकना होता है।
अच्छा बताइएगा, राज्यपाल का जो है वीटो पावर कौन आर्टिकल में है? 200, सिर्फ 200 होगा, 200 होगा उसमें 200, और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित जो रख दिया जाता है वो 201 में होगा। हाँ बताइएगा, 200 राज्यपाल का वीटो। बताइएगा कौन सा ऐसा वीटो है जिसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्यतः इस वीटो को किस नाम से जानते हैं? अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो कहा जाता है इसको, ठीक है। हाँ, अत्यंतकारी वीटो इसको या अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। बताइएगा कौन सा वीटो में राष्ट्रपति जो है तब यूज तब करता है जब वो किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है, और हालांकि उस संसद में तो निलंबनकारी वीटो हो जाएगा इसका, ठीक है। और पड़े रहने देने वाला तो आप समझ गए, जे भी वीटो का यूज होगा, पड़े रहने देना। बताइएगा इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जो है ये जैवी वीटो का प्रयोग कब किए थे? 1986 सही है, 1986 सही है, जो डाकघर संशोधन विधेयक में ये किए थे जैवी वीटो का प्रयोग, सही है। बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा है जो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं दिया जाता है उसमें? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा ये बताया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक पे जो है राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होगा, जो कि इस बार बिहार दरोगा का पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 1275 में कि राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक पे बाध्य होगा, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बताया गया। और 2213 का मेंस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है, दोनों में याद रखिएगा, लगातार पूछा है। बताइएगा राष्ट्रपति ही है ना? बताइएगा उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? 63 में है, 63 सही है। बताइएगा भारत में जो है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, सही है। बताइएगा भारत में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा एक ये पद है जो कि उस व्यक्ति उस सभा का द्वारा नहीं उसका अध्यक्षता किया जाता है, तो क्या होगा? ये उपराष्ट्रपति ही होगा, यानी राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होते हुए भी इसका अध्यक्षता करता है, ठीक है ना। बताइए उपराष्ट्रपति का योग्यता बताइए तो। देखिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है ना, ये सब होना चाहिए। निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ के पद पे ना हो और वह संसद के किसी भी सदन के या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, ऐसा अगर व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, ठीक है। बताइएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में है? 66 में होगा। उपराष्ट्रपति की पदा अवधि किस आर्टिकल में होगा? 67 में होगा, ठीक है। बताइएगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख अपना त्यागपत्र दे सकता है, किस आर्टिकल में है? 67 का क में है, ठीक है। बताइएगा भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन ही हुए थे, ठीक है। बताइएगा टीचर्स डे जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और बताइए भारत का एकमात्र दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन ही थे। बताइए